मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी हेडिंग को। नो राइट आंसर, मतलब कोई भी सही उचित आंसर नहीं है। और जो एडिटोरियल है वो आपका है डिसीजंस ऑफ रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, मतलब स्कूल की रीओपनिंग जो दोबारा से खोलने का जो डिसीजन है, निर्णय है, उसके ऊपर आपका क्या एडिटोरियल, मतलब इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। द डिसीजन टू रीओपन स्कूल्स मस्ट बी गाइडेड। जो आपका डिसीजन है रीओपन करने का, स्कूल्स को जो रीओपन करने दोबारा से खोलने का जो डिसीजन निर्णय है, मस्ट बी, मस्ट का सब्जेक्ट क्या, डिसीजन, मस्ट बी गाइडेड, वो क्या किया जाए, गाइड किया जाए, मतलब मार्गदर्शित किया जाए, प्राइमरी और प्राथमिक तौर से, मुख्य रूप से, बाय एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस। एपिडेमियोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, एपिडेमियोलॉजिकल होता है आपका महामारी संबंधी, ठीक है, जो महामारी संबंधी आपका महामारी विज्ञान संबंधी जो लॉजिकल है, मतलब महामारी विज्ञान संबंधी जो एविडेंस है, सबूत, उसके द्वारा उसको क्या किया जाए, गाइड किया, मार्गदर्शित किया जाए, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाए, रीओपनिंग की जाए, उस डिसीजन को गाइड किया जाए, मतलब उसके अकॉर्डिंग रीओपनिंग की जाए। तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। The course of the COVID-19 pandemic, the course of the COVID-19 pandemic, COVID-19 पैंडेमिक महामारी का जो कोर्स है, कोर्स मतलब जो आपका पाथ है, रास्ता है, रिमेन्स, डज रिमेन, डज रिमेन का सब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे डज रिमेन का सब्जेक्ट ढूंढे तो COVID-19 पैंडेमिक को ऑफ खा गया तो दो कोर्स बचा जो कि सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। द कोर्स ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक रिमेन्स रहता है, फार फ्रॉम, दूर रहता है, फ्रॉम प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल फॉर्म से दूर रहता है। प्रेडिक्टेबल का मतलब जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सके, उससे दूर रहता है। इसका मतलब क्या निकला, जो पाथ है कोविड-19 पैंडेमिक का वो क्या नहीं किया जा रहा, वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा पा रहा, मतलब उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसका अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा, ठीक है। पोज करते हुए, अब वो कोर्स है वो अनप्रिडिक्टेबल, अपने अगर डायरेक्ट अपने मीनिंग की बात करें, अनप्रिडिक्टेबल है। किस तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है, पोज करते हुए, दर्शाते हुए, दिखाते हुए, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दिखाते हुए, दर्शाते हुए, क्या दिखाते हुए, कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना, आगे पढ़ते हैं चलो। पोजिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट द डिलेमा, डिलेमा का मतलब दुविधा, असमंजस, प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक बार आप क्या करना, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट को हटाना, तो डायरेक्ट मिलेगा पोजिंग द डिलेमा, मतलब प्रॉब्लम को दर्शाते हुए, प्रॉब्लम को सामने लाते हुए, प्रस्तुत करते हुए, प्रॉब्लम को प्रस्तुत करते हुए, किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको अगर आप इस डिलेमा के बाद में रखो तो भी देख लो एक बार, आपको मीनिंग आ जाएगा। पोजिंग द डिलेमा फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और पोज करते सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डिलेमा, क्या पोज करते हुए, डिलेमा पोज करते हुए, किसके लिए पोज करते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बीच में यूज किए, पोज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डिलेमा, समझ में आया, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को बीच में यूज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डिलेमा किस चीज का, दुविधा किसकी है, ऑफ सैल्वेजिंग, सैल्वेज का मतलब बचाना, सैल्वेजिंग पार्ट ऑफ द स्कूल एकेडमिक ईयर, स्कूल जो एकेडमिक जो शैक्षणिक ईयर साल है उसके पार्ट को बचाने की जो दुविधा को पोज करते हुए, मतलब यहाँ पे सैल्वेजिंग की बात करें तो ऑफ के बाद में आया सैल्वेजिंग, और सैल्वेज करना है, एक्शन है, पार्ट पे एक्शन अप्लाई हो रहा है, पार्ट को जो एकेडमिक ईयर है स्कूल का उसके पार्ट को बचाना है, एक्शन अप्लाई करना है, तो जेरेंड या क्लोज होगा, ठीक है। मेन एक्शन होगा नहीं क्योंकि ऑफ के बाद में सर्वाइव नहीं करेगा, और क्लोज भी नहीं होगा, ऑफ के बाद में सर्वाइव नहीं करेगा, जेरेंड ही होगा, क्योंकि नाउन टाइप क्या आएगी आपकी, चीज़ें आनी चाहिए, समझ में आया। तो यहाँ और फर्स्ट वाला जो है वो आपका क्या है, आईएनजी क्लोज है, मतलब कोर्स इज पोजिंग द डिलेमा, जो कोर्स है वो क्या कर रहा है, डिलेमा को पोज कर रहा है, मतलब उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, उसका एक्स्ट्रा एक्शन है, इसका मतलब क्या है, ये आपका आईएनजी क्लोज है, और जो सैल्वेजिंग है वो आपका जेरेंड है। वाइल जबकि क्या करते हैं, अवॉइडिंग ए फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शंस, मतलब एक फ्रेश जो नई जो वेव है, वेव का मतलब लहर है, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण की, उसको अवॉइड करते हुए, मतलब उससे बचते हुए, उसको टालते हुए, जबकि ये बात बोली उसने, मतलब कॉन्ट्रेरी दी है, तो ये अवॉइडिंग है, कौन अवॉइड करेगा, मतलब जो कोर्स है उसकी तरह से अपने बात कर रहा है, यहाँ पे कोर्स की बात कर रहा है, जो रास्ता है, ठीक है। तो ये बात इसने बोली है, तो इसने क्या बोला है, जो अपने यहाँ पे बात करें, द कोर्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 पैंडेमिक का जो क्या है कोर्स है वो रिमेंस रहता है, फार प्रेडिक्टेबल नहीं है, और क्या करते हुए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को की तरफ के लिए क्या एक दुविधा पैदा करते हुए, किसकी, जो एकेडमिक ईयर को बचाने की जो दुविधा है, और जबकि क्या करते हुए, साथ ही साथ टालते हुए, फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शन, मतलब फ्रेश वेव को नहीं लेकर आ रहा वो, मतलब साथ इसलिए कॉन्ट्रेक्ट दिए कि साथ में तो क्या कर रहा है वो दुविधा दे रहा है, वहाँ पे दुविधा को क्या किया उसने बना दिया, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की है,
और साथ ही साथ बोल रहा है कि फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण की जो फ्रेश वेव है उसको क्या कर रहा है, टालते हुए, मतलब फ्रेश वेव नहीं लेकर आ रहा, मतलब नई वेव जनरेट नहीं कर रहा, पुरानी वेव ही चल रही है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये थोड़ी कॉन्ट्रेरी है कोर्स के साथ, मतलब जो पैंडेमिक का जो कोर्स है उसका जो पाथ है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक थ्रेट पैदा कर रहा है, जबकि मतलब नई वेव नहीं लेकर आ रहा, मतलब ये पॉजिटिव बात है तो वो उसके अपोजिट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे वाइल यूज किया, एक कॉन्ट्रेरी को दिखाने के लिए। समझ में आया। आगे बात करें द स्कूल रीओपनिंग क्वेश्चन, जो स्कूल रीओपनिंग का जो क्वेश्चन है यहाँ पे एडजेक्टिव की फॉर्म में बात हो रही है। रीओपनिंग का क्वेश्चन, बैंकिंग जो स्टाफ होता है जैसे बैंकिंग स्टाफ, तो बैंकिंग का मतलब बैंकिंग टाइप का स्टाफ, रीओपनिंग टाइप का क्वेश्चन मतलब रीओपनिंग का क्वेश्चन, स्कूल की जो रीओपनिंग, तो स्कूल रीओपनिंग क्वेश्चन है तो ये पूरा आपका क्या चला जाएगा, जेरेंट आपका एडजेक्टिव चला जाएगा स्कूल रीओपनिंग। स्कूल रीओपनिंग का मतलब स्कूल की रीओपनिंग, और स्कूल की रीओपनिंग टाइप का क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव स्कूल रीओपनिंग, रीओपनिंग जो आपका क्या है वो क्वेश्चन का क्या है, एडजेक्टिव बन जाएगा। द स्कूल रीओपनिंग क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन, तो क्वेश्चन इसका सब्जेक्ट जो पर्सन है, हैज़ नॉट बीन रिजोल्व, वो क्या नहीं हो चुका है, रिजोल्व नहीं हुआ है, मतलब उसका सॉल्यूशन समाधान नहीं निकला, सुलझा नहीं है। सेटिस्फैक्टरीली, कैसे रिजोल्व नहीं है, सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक तरीके से वो क्या नहीं हुआ है, रिजोल्व नहीं हुआ। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ पे, दुनिया के अदर पार्ट्स में, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो स्कूल रीओपनिंग क्वेश्चन है वो अभी भी सेटिस्फाइड फॉर्म में क्या नहीं हुआ है, रिजोल्व नहीं हुआ, सॉल्यूशन नहीं मिला उसका दुनिया के दूसरे पार्ट्स में। एंड और द मेजर्स बाय मैनी कंट्रीज, और जो मेजर्स है, स्टेप्स हैं, किसके द्वारा कदम जो उठाए गए हैं, बाय मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा, हैव बीन एक्सपेरिमेंटल, वो क्या हो चुके हैं, क्या बन चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल बन चुके हैं, मतलब ओनली प्रायोगिक बन चुके हैं, मतलब रियल में उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एक एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में बन गए, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट टाइप का बन गया कि एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, इस तरीके से यहाँ पे बात करते हैं। एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो दो बातें अलग होगी ना, एक तो स्कूल रीओपनिंग जो क्वेश्चन है वो क्या रिजोल्व नहीं हुआ अच्छे तरीके से, और दूसरा क्या है, कंट्रीज़ के जो मेजर्स हैं, जो आपके स्टेप्स हैं वो क्या हो चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल बन चुके हैं। क्लियर हो आप लोगों के, क्योंकि अपने अगर डायरेक्ट वैसे रिफ्लेक्शन एक बार फिर बता दूं आपको रिफ्लेक्शन कैसे ढूंढता है एंड का, तो यहाँ पे ऑफ के बाद में देखेंगे, ऑफ के बाद जैसे देखोगे तो मेजर्स को कौन खा जाएगा, ऑफ खा जाएगा, तो क्या होगा, हैव बीन का सब्जेक्ट मेजर्स है ना, क्योंकि मैनी कंट्रीज को तो बाई खा गया, तो हैव बीन का सब्जेक्ट मेजर्स है, तो हैव बीन को कोई फ्रेश एंड फ्री सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ऑफ के बाद में रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट रिफ्लेक्शन इसका देखें, पार्ट्स के बाद में, इन अदर पार्ट्स, इन अदर पार्ट्स द मेजर्स, इन अदर पार्ट्स द मेजर्स, मतलब दूसरे पार्ट स्टेप्स, कोई मीनिंग ही नहीं है, दोनों बातें कोई मीनिंग नहीं दे रही, ये गलत हो जाएगा। इनके बाद में अगर आप देखोगे तो इनके बाद में इन खा जाएगा, फिर हैव के लिए सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में रिजल्ट के बाद सेटिस्फैक्ट्री है, रिजल्ट के बाद में देखें तो क्या रिजल्ट का तीर लग जाएगा किसके ऊपर, आपका द मेजर्स के ऊपर, और वैसे ही तीर क्यों लगेगा, ये तो क्या पैसिव बैक चला जाएगा, तो ये आपका वैसे ही सेटिस्फाई नहीं होगा, तो यहाँ पे भी कोई मीनिंग नहीं लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन के बाद में होगा, तो अपने देखें स्कूल की रीओपनिंग का क्वेश्चन, स्कूल की रीओपनिंग का क्वेश्चन स्टेप्स, स्कूल की रीओपनिंग का क्वेश्चन स्टेप्स, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, इसका मतलब स्टार्ट से देखेंगे तो स्टार्ट से इसका रिफ्लेक्शन जाएगा कि स्कूल की जो रीओपनिंग का क्वेश्चन है वो तो अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ है अदर पार्ट्स में, और बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा जो लिए गए स्टेप्स हैं वो क्या बन चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल बन चुके हैं। क्लियर हुआ। आगे बात करें, यट अभी भी क्या है, पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी मेकर्स मतलब जो नीतियां बनाने वाले हैं, आर अवेयर ऑफ, वो अवेयर है ऑफ, जागरूक है ऑफ, किसका, किस बात के जागरूक है, ऑफ सीवियर इम्पैक्ट्स, सीवियर इम्पैक्ट्स के, सीवियर का मतलब जो आपके गंभीर जो इम्पैक्ट्स, प्रभाव, टू द, किसकी तरफ जो इम्पैक्ट हो रहा है प्रभाव, टू द एजुकेशन प्रोसेस, यहाँ पे टू एज ए मॉडल नहीं है, यहाँ पे टू एज ए प्रिपोजिशन है, तो डायरेक्शन बता रहा है, आगे नाउन है इसलिए, टू द एजुकेशन प्रोसेस, जो एजुकेशन की प्रक्रिया है उसकी तरफ वो क्या है, सीवियर इम्पैक्ट का क्या, पॉलिसी मेकर्स क्या है, अभी भी अवेयर है। एंड द लॉसेज टू स्टूडेंट्स, और जो लॉसेज हैं स्टूडेंट्स की तरफ, और जो लॉसेज हानियाँ हुई है स्टूडेंट्स की तरफ, जो स्टूडेंट्स को हानियाँ हुई है, तो स्टूडेंट्स को हानियाँ हुई मतलब हानि स्टूडेंट्स की तरफ गई है ना, तो हानि उसको हुई है, इसका मतलब क्या है, लॉसेज टू स्टूडेंट्स। तो यहाँ कोई मीनिंग नहीं आया कि हाँ क्या करूँ लॉसेज का, अगर स्टार्ट से देखूँ तो अगर इसका रिफ्लेक्शन देखें अपने टू के बाद से देखें तो यहाँ से देखना, क्योंकि एक एजुकेशन प्रोसेस को साथ में लेना पड़ेगा कि जो पॉलिसी मेकर्स है वो अवेयर है किसके, सीवियर इम्पैक्ट, वो खतरनाक वाले जो प्रभाव हुए हैं, टू किसकी तरफ, एक तो एजुकेशन प्रोसेस की तरफ है, और दूसरा क्या है किसकी तरफ प्रभाव हुए हैं, स्टूडेंट्स की तरफ है, जो स्टूडेंट्स को लॉसेज हुए हैं उनकी तरफ प्रभाव हुए हैं, प्रभाव पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है।
जो स्टूडेंट्स को लॉसेज हुए, स्टूडेंट्स को जो घाटा लगा है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, घाटे पे प्रभाव पड़ा है या स्टूडेंट्स पे प्रभाव पड़ेगा, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। आगे अपने देखें, यहाँ से देखें ऑफ के बाद से चेक करना है एक बार, ऑफ के बाद से कि जो पॉलिसी मेकर से अवेयर है, एक तो क्या है सीवियर इम्पैक्ट्स, जो एजुकेशन प्रोसेस पे जो इम्पैक्ट पड़ा है प्रभाव, उस बात के अवेयर हैं, और दूसरा स्टूडेंट्स को जो हानियाँ हुई है, हानि हुई है, लॉस हुआ है, उस लॉस के अवेयर है, उस बात के अवेयर। बिल्कुल सही है। तो रिफ्लेक्शन आपका कहाँ से जाएगा, रिफ्लेक्शन आपका ऑफ के बाद से जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, जो पॉलिसी मेकर है, नीति बनाने वाले हैं, अभी भी वो क्या अवेयर हैं, एक तो एजुकेशन प्रोसेस पे जो सीवियर गंभीर इम्पैक्ट पड़ा है, और दूसरा किस बात के अवेयर हैं, स्टूडेंट्स को जो हानि हुई है, लॉसेज हुए, उसकी उस बात के क्या है वो अवेयर है। मतलब अवेयर ऑफ है, ऑफ का मतलब उस बात की ही अवेयरनेस है उनके माइंड में, मतलब उस बात की अवेयरनेस है। समझ में ये चीज़, तो इस तरीके से वर्क करेगा। समझ में क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे इसके। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करें द अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव जो विकल्प है ऑफ किसका, रिमोट एंड ऑनलाइन। ये कॉमा वगैरह लगाए, इससे आप कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, स्ट्रेस देने के लिए होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बात करें द अल्टरनेटिव विकल्प ऑफ रिमोट, रिमोट का मतलब दूर, सुदूर, दूर की चीज़ें, एंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ का एडजेक्टिव है, रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग। जो ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन सीखने की जो अपॉर्चुनिटीज़, अवसर हैं, रिमोट सॉरी ये लर्निंग के क्या है, ये अपॉर्चुनिटी, रिमोट दूर की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये जो आपका है एडजेक्टिव किसका, लर्निंग का। तो एंड कहाँ से जुड़ेगा, एंड ऑफ के बाद से, और इधर कहाँ पर, लर्निंग से पहले। कौन सी लर्निंग, एक तो ऑनलाइन लर्निंग और रिमोट लर्निंग। रिमोट का मतलब दूर से पढ़ाई करना, तो एक यानी अपने दूर से, डिस्टेंस कोर्स बोल सकते हो ना आप इसको, दूर से पढ़ाई करना, तो ऑनलाइन ही हो जाता है एक टाइप से, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स होता है ये। रिमोट एंड जो ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी बात कर रहा है। कौन सी लर्निंग, ऑनलाइन और रिमोट। देखो पहले अपॉर्चुनिटी के लिए ली थी अपने ने बात, अवसर के लिए, तो दूर के अवसर क्या होंगे, कोई मीनिंग नहीं है, दूर से लर्निंग हो जाएगी, तो लर्निंग के अवसर हैं। और लर्निंग कौन सी, एक तो ऑनलाइन और एक रिमोट लर्निंग के अवसर के जो अल्टरनेटिव विकल्प है, इज का सब्जेक्ट देखेंगे तो ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ऑफ खा गया था इनको। तो अल्टरनेटिव होगा, तो अल्टरनेटिव इज स्क्यूड, स्क्यूड का मतलब विषम बना दिया गया, खराब कर दिया गया है, किसके द्वारा, बाय इकोनॉमिक स्टेटस एंड जियोग्राफी। जो इकोनॉमिक स्टेटस है, अर्थव्यवस्था का जो स्टेटस है, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था का स्टेटस बना हुआ है, स्थिति बनी हुई है, अर्थव्यवस्था खराब है वो, और दूसरा जियोग्राफी, इन दोनों ने उसको क्या कर दिया, खराब कर दिया अल्टरनेटिव को। अब कैसे किया ये समझ लेते हैं कि दूर से पढ़ना या ऑनलाइन पढ़ना, अर्थव्यवस्था ने तो ऐसे खराब कर दिया कि स्टूडेंट्स के पास में पैसे नहीं है क्या करने के लिए, इंटरनेट वगैरह अवेलेबल करवाने के लिए, या फिर हो सकता है बहुत सारे गरीब स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास क्या है, मोबाइल वगैरह भी नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे वो पढ़ पाए। समझ में आई चीज़। तो उस तरीके से इकोनॉमिक फॉर्म में, जियोग्राफी की फॉर्म में बात करें तो कई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इंटरनेट आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट वगैरह की कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो फिर ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे। तो उस तरीके से बता रहा है कि ये भी क्या हो गया, आपका स्क्यू खराब कर दिया गया, किसके द्वारा हो गया, एक तो इकोनॉमिक स्टेटस और जियोग्राफी के द्वारा। ठीक है। आगे बात करें इन इंडिया, नेक्स्ट जो आपके सेंटेंस को देखें, इन इंडिया, इंडिया में द मैनी डिवाइड्स, मैनी डिवाइड्स का मतलब बहुत सारे जो भाग हैं, द मैनी डिवाइड्स, मैनी मतलब बहुत सारे जो भाग हैं, जैसे कि डिजिटल, रूरल अर्बन, रिच पुअर, जो डिजिटल हो गया, रूरल अर्बन हो गया, ग्रामीण शहरी लोग होंगे, रिच पुअर गरीब और अमीर हो गए। ठीक है। हैव पेनफुली कम टू द फोर, हैव आ चुके हैं क्या, पेनफुली, पेनफुल कष्टपूर्ण तरीके से आ चुके हैं, टू द किसके, फोर सामने आ चुके हैं, टू द फोर, फोर का मतलब सामने आ चुके हैं। ठीक है। तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं, भाग हैं, जैसे कौन कौन से भाग हो गया आपके, डिजिटल हो गया, रूरल वाला हो गया। ठीक है। ये क्या हो चुके हैं आपके, अर्बन रिच पुअर वाला जो हो गया, रूरल अर्बन वाला हो गया, ये क्या हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं। बिटवीन किसके सामने सामने आ चुके हैं, बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन रीजन्स, मतलब रीजन जो क्षेत्र एरियाज है उनके बीच में, एंड इवन विद इन स्टेट्स, और स्टेट्स के विद इन, अंदर ही अंदर भी वो क्या आ चुके हैं, सामने आ चुके हैं। बहुत सारे डिवाइड्स मतलब भाग सामने आ चुके, पेनफुल तरीके, कष्टपूर्ण तरीके से, मतलब वहाँ पे गड़बड़ चल रही है। समझ में आया। आगे बात करें, देयर आर इंस्टेंसेस, देयर आर इंस्टेंसेस प्लूरल के लिए यूज हुआ है तो आर सही है। देयर आर इंस्टेंसेस एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है, ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के, लेफ्ट बिहाइंड, बच्चे कौन से, जो लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गए हैं या पीछे छोड़ दिए गए हैं, तो ये V3 हो जाएगा आपका लेफ्ट। अब लेफ्ट को आप V2 पढ़ोगे, तो V2 पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका,
चिल्ड्रन सब्जेक्ट नहीं बन पाए क्योंकि उसको ऑफ कहा गया, तो ये V3 आपका ईडी क्लोज है। कि बहुत सारे एग्जाम्पल है किसके, बच्चों के, बच्चे कौन से जो पीछे छोड़ दिए गए हैं किसी के द्वारा, मतलब पैसिव एलिमेंट है ना, छोड़े कौन गया, बच्चे पे तीर लग रहा है, पैसिव एलिमेंट है, बच्चे छोड़ दिए गए, चिल्ड्रन वर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, इस तरीके से, या चिल्ड्रन आर लेफ्ट बिहाइंड। समझ में आया? तो इसका मतलब ये ईडी क्लोज सेंटेंस बनाकर देख लिया, पैसिव सेंटेंस बनाकर देख लिया अपनों ने। विदाउट किसके बिना, छोड़ कैसे दी गई, किसके बिना, विदाउट कंप्यूटर एक्सेस, कंप्यूटर एक्सेस के बिना, मतलब कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पा रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, बच्चे क्या हैं, कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी, टीवी सेट्स, बिना टीवी के, एंड इवन इलेक्ट्रिसिटी, बिना बिजली के, कुछ एरियाज में तो लाइट्स भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है कुछ एरियाज के अंदर, तो वहाँ पे तो फिर कोई चांसेस ही नहीं है किसी चीज़ के, ठीक है, मतलब ऑनलाइन स्टडी के तो चांसेस हो ही नहीं सकते। तो जो एंड का रिफ्लेक्शन आपका विदाउट के बाद से, विदाउट कंप्यूटर एक्सेस, विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी, विदाउट टीवी सेट्स एंड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, जो बच्चों के क्या एग्जाम्पल है, जो छोड़ दिए गए हैं बिना, पीछे छोड़ दिए गए उनको कैसे, बिना कंप्यूटर एक्सेस के, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टीवी सेट्स और इवन इलेक्ट्रिसिटी के भी। समझ में क्लियर है? द इश्यू जो मुद्दा है ऑफ किसका, रीओपनिंग स्कूल्स को रीओपन करने का। तो रीओपनिंग ऑफ के बाद में इसका मतलब ये जेरेंड होगा आपका, इसका मतलब ये क्या है, जेरेंड होगा। द इशू, क्योंकि दीवार के बाद में सर्वाइव करता है, ओनली नाउन टाइप चीज़ ही करती है, और स्कूल्स की रीओपनिंग हो रही है तो एक्शन अप्लाई हो रहा है ना स्कूल पे, तो एक्शन हो रहा है तो आपका एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि रीओपनिंग टाइप के स्कूल तो होने से रहे, स्कूल को ही रीओपन करना है, तो रीओपनिंग की एक्टिविटी है तो जेरेंड क्लोज होगा, क्योंकि मेन एक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई मॉडल वगैरह नहीं है। और जेरेंड क्लोज में से बात करें तो क्लोज होगा नहीं, क्योंकि ऑफ है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा एक्शन, तो ये क्या होगा आपका, नाउन टाइप होगा, तो इसका मतलब जेरेंड होगा। तो यहाँ पे बात में द इश्यू ऑफ रीओपनिंग स्कूल्स, रीओपन करने का, स्कूल रीओपन करने का जो इश्यू है, इन ए, किसमें इश्यू आपका किस में है, इन ए कैलिब्रेटेड मैनर, एक तरीके से, कौन सा कैलिब्रेटेड, मतलब सही तरीके से किया गया, सुव्यवस्थित तरीके से, ठीक है। मैनर, मस्ट देयरफॉर, इस प्रकार देयरफॉर को बीच में यूज किया, मस्ट बी, डायरेक्ट देखें देयरफॉर को हटाकर तो मस्ट बी हो गया ना, मतलब होना चाहिए, मस्ट बी एड्रेस्ड सून, उसको जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, एड्रेस किया जाना चाहिए, मतलब लाया जाना चाहिए, इस प्रकार लाया जाना चाहिए। बट लेकिन बेस्ड मैनली, लेकिन आधारित हो किस पे, मैनली, मैन तरीके से बात करें तो ऑन एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस, एपिडेमियोलॉजिकल मतलब जो आपका महामारी विज्ञान संबंधी जो सबूत है, एविडेंस आए, उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए था। तो यहाँ पे अपने बट का रिफ्लेक्शन देखें तो किसके बाद जाएगा, बी के बाद से जाएगा बट का रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा, कैलिब्रेटेड मैनर मस्ट बी एड्रेस सून, कैलिब्रेटेड मैनर, ठीक है, इन ए कैलिब्रेटेड मैनर, मतलब जो द इशू सब्जेक्ट क्या है, मस्ट का सब्जेक्ट है आपका द इशू मस्ट बी एड्रेस्ड सून, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटा दो एक बार, द इशू मस्ट बी बेस्ड मैनली ऑन एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस, ये बन जाएगा आपका। समझ में आया? तो इश्यू जो है आपका रीओपनिंग का, एक तो कैलिब्रेटेड मैनर में, जो सही तरीके, सुव्यवस्थित तरीके से, ठीक है, वो क्या हो, इस प्रकार क्या हो, वो एड्रेस जल्दी से जल्दी उसको क्या किया जाए, एड्रेस किया जाए, लाया जाए, और क्या हो, एपिडेमियोलॉजिकल जो आपका एविडेंस है उसके ऊपर वो क्या हो, बेस्ड हो, ये बात इसने बोली। क्लियर है? आगे चलें नेक्स्ट पैराग्राफ में, इट इज अंडरस्टैंडेबल, ये क्या है, अंडरस्टैंडेबल है, समझने योग्य है, दैट की कितना पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम, की जो वह 3 वर्किंग होती है पहले पढ़ेंगे, की कितने, अगर की वर्किंग नहीं सेटिस्फाई होगी तो अपने वर्किंग को चेंज कर देंगे, ठीक है। इट इज अंडरस्टैंडेबल, ये समझने योग्य, दैट की इन द प्रेजेंट कन्फ्यूज्ड सिचुएशन, कन्फ्यूज्ड का मतलब असमंजस वाली जो सिचुएशन, परिस्थिति है प्रेजेंट, उस परिस्थिति में 21 आउट ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, जो 21 आउट ऑफ 36 जो आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, उनमें से 21 की बात करें, इंक्लूड करते हुए, किसको इंक्लूड कर रहे हैं साथ में, वर्स्ट अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा जो भयंकर तरीके से अफेक्टेड, प्रभावित महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, हैव नॉट टेकन, वो क्या नहीं कर चुके हैं, ले चुके हैं, एक व्यू नहीं लिया उन्होंने, एक क्या नहीं लिया है, व्यू नहीं लिया है, जायज़ा नहीं लिया है, यट अभी भी, ऑन किस पर, तो ये अपने आगे बात करेंगे, एक बार देखें इंक्लूडिंग क्या है, तो ये क्या है, 21 जो आपके स्टेट्स हैं, जो 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से जो 21 है, साथ में किसको इंक्लूड करते हुए, साथ में इंक्लूड करते हुए महाराष्ट्र और तमिलनाडु को इंक्लूड करते हुए, तो उनका एक्स्ट्रा एक्शन है ना उन 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का, ठीक है, जो इंक्लूड कर रहे हैं साथ में किसको, महाराष्ट्र को, तो ये क्या हो गया आपका ING
क्लोज हो जाएगा। करते हुए बोल रहे हैं ना, करना नहीं बोल रहा, करते हुए है, इसका मतलब आईएनजी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो 21 इन 36 में से 21 है हैव नॉट टेकन, हैव का सब्जेक्ट ढूंढे तो महाराष्ट्र तमिलनाडु को क्या वर्स्ट अफेक्टेड, उनको इंक्लूडिंग का तीर लग गया। 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को ऑफ खा गया। तो 21 जो आपके हैं वो आपके बचे यहाँ पे 21 जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। हैव नॉट टेकन ए व्यू, उन्होंने जायजा नहीं लिया है येट, अभी भी। ऑन किस बात पर जायजा नहीं लिया, ऑन पर। व्हेन कि कब, टू परमिट डायरेक्ट क्लासेस की, डायरेक्ट क्लासेस को कब परमिट करना है, अनुमति देनी है जो ऑफलाइन डायरेक्ट क्लासेस है उनको, उसका वो उस इस बात का व्यू, इस बात पे वो व्यू नहीं ले पाए हैं, अभी तक उन्होंने नहीं लिया है। समझ में आया? तो ऑन यहाँ पे अगर अपनी बात करें तो नाउन के लिए यूज नहीं हुआ, इस पूरी बात के लिए यूज है, पूरे इश्यू के लिए यूज हुआ है। तो टू यहाँ पे क्या है, एज ए मॉडल है, क्या करने के लिए, परमिट करने के लिए डायरेक्ट क्लासेस। कब परमिट करना है डायरेक्ट क्लासेस को, एक्शन है, एक्शन है, इसका मतलब क्या है, मॉडल आएगा यहाँ पे। समझ में आया आप लोगों के? तो मतलब क्या हुआ, ये समझने योग्य है कि जो प्रेजेंट कन्फ्यूज्ड सिचुएशन है उसमें 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जिसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु आता है, उनमें से जो 21 है वो उन्होंने अभी भी जायज़ा नहीं लिया है कि क्लासेस को कब परमिट करना है, स्टार्ट करना है। क्लियर है? आगे बात करें, स्टेट्स हैव ऑल्सो बीन आस्क्ड, हैव ऑल्सो बीन आस्क्ड मतलब स्टेट से पूछा भी जा चुका है, हैव बीन है, बी आस्क्ड मतलब आस्क्ड फॉर्म में, मतलब किसी और ने पूछा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा होगा। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट है। स्टेट्स हैव ऑल्सो बीन आस्क्ड, स्टेट से पूछा भी जा चुका है, टू असर्टेन, क्या करने के लिए पूछा जा चुका है, असर्टेन सुनिश्चित करने के लिए। तो टू यहाँ एज ए मॉडल है। असर्टेन द ओपिनियन, किस बात को सुनिश्चित करने के लिए, द ओपिनियन जो राय है, ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की, ऑन दिस इशू, इस इशू पर जो पेरेंट्स की जो राय है, विचार है, उसको सुनिश्चित करने के लिए उनसे पूछा जा चुका है। ऑल्दो हालांकि, इट इज़ अनक्लियर, ये अनक्लियर है, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। हाउ कि कैसे, दे कैन डू दिस, वो यह कर सकते हैं, इनमें द शॉर्ट विंडो गिवन टू देम। तो गिवन यहाँ शॉर्ट विंडो का क्या है, ईडी क्लोज है, मतलब शॉर्ट विंडो जो उनको दी गई, मतलब थोड़ा बहुत उनको कुछ दिया गया है। अपने बात करें तो थोड़ा बहुत कुछ दिया गया है, मतलब प्रायोरिटी दी गई है थोड़ी बहुत। ठीक है, मतलब बहुत कम दिया गया उनको क्या करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो इक्विपमेंट वगैरह उनको बहुत कम दिया गया, स्टेट्स वगैरह, या थोड़ा टाइम भी बोल सकते हैं अपने। ठीक है, तो शॉर्ट विंडो यहाँ से इस तरीके से, मतलब शॉर्ट विंडो का मतलब थोड़ा बहुत देना, मतलब बहुत कम देना कोई चीज़, तो उस तरीके से बात कर रहा है। तो बात यहाँ पे क्या हुई, इट इज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ दे कैन, कैन का सब्जेक्ट दे हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। डू दिस, यह कर सकते हैं। सारे एलिमेंट आपके सेटिस्फाइड है। अगर देखो एलिमेंट सेटिस्फेक्शन आपको चेक करना हो, अगर एरर करनी हो तो कैसे करनी होती है, देखो स्टेट्स को किसने सेटिस्फाई किया, हैव ने किया। ठीक है, बीन आस्क्ड, ये तो पूरा एक्टिविटी बन गई। असर्टेन को टू ने, मॉडल ने सेटिस्फाई किया, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मॉडल होता है। द ओपिनियन को असर्टेन का तीर लग गया, मतलब ये भी सेटिस्फाइड है। पेरेंट्स को ऑफ ने सेटिस्फाई कर दिया, दिस इश्यू को ऑन ने सेटिस्फाई कर दिया, ऑल दो अलग से बात करता ही है। इज ने इट को सेटिस्फाई कर दिया, अनक्लियर इज के साथ चला गया। हाउ, तो ये पूछा गया कनेक्टर की फॉर्म में, कैसे, जैसे, उस तरीके से। दे को कैन ने सेटिस्फाई कर दिया, डू ने दिस को सेटिस्फाई कर दिया, शॉर्ट विंडो को इन ने सेटिस्फाई कर दिया, और गिवन टू दैम को टू ने सेटिस्फाई कर दिया, और गिवन आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ही। तो मतलब सारे एलिमेंट्स क्या है, सेटिस्फाइड है। इस तरीके से एरर करनी होती है। एरर में स्कैनिंग कैसे करनी होती है कि सारे एलिमेंट्स को देखो कि वो कैसे सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उस पार्ट में क्या है, एरर। क्लियर आप लोगों की? तो इस तरीके से आपको करने होते हैं। तो बात क्या बोलिए कि स्टेट्स को पूछा जा चुका है क्या करने के लिए, कि पेरेंट्स का भी आप ओपिनियन लो कि पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, वो भी आपको देखना है। हालांकि ये अनक्लियर है कि वो ऐसा करेंगे, मतलब फिर भी उनको बोला गया कि हालांकि बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रेरी होती है, हालांकि कि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कैसे शॉर्ट विंडो दी गई है उनको, मतलब बहुत कम दिया गया है उनको, तो उसमें वो कैसे ये मैनेज कर सकते हैं रीओपनिंग वगैरह को। ठीक है, तो हालांकि ये अनक्लियर है, फिर भी उनसे स्टेट से बोला गया कि आप एक बार जो पेरेंट्स वगैरह हैं, उनके बच्चों के माता पिता हैं, उनसे क्या करो, आप ओपिनियन सुनिश्चित करो, मतलब उनकी भी राय लो, ये बात उसने बोली है। चलते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करें, अमंग, मध्यस्थ मतलब बीच में, सबके बीच में। अमंग द सेंटर्स रेस्पॉन्सेज टू द प्रॉब्लम, जो सेंटर के रेस्पॉन्सेज, प्रतिक्रिया है, सेंटर का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रतिक्रियाएं हैं, टू किसकी तरफ, प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है पैंडेमिक वाली, उसकी तरफ, उनके बीच में इनिशिएटेड, जो कि क्या है, इनिशिएटेड मतलब आरंभ, स्टार्ट की गई, थ्रू किसके थ्रू, माध्यम, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जैसे आपके संस्थान वगैरह हैं, सच एज, जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में द सीबीएसई। ठीक है,
जो CBSE या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो CBSE के थ्रू तो इनिशिएटेड यहाँ पे बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट तो कोई मिलेगा ही नहीं, आगे कोई है ही नहीं, अमंग वगैरह ये रेस्पॉन्सेज को खा गया, ठीक है। तो इनिशिएटेड को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये आपका क्या है, V3 है, यहाँ पे ED क्लोज है, मतलब रेस्पॉन्सेज के लिए यूज हुआ है कि रेस्पॉन्स प्रतिक्रियाएं जो क्या की गई है, स्टार्ट की गई है किसके थ्रू, इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जैसे CBSE वगैरह के थ्रू जो स्टार्ट की गई है, उनके बीच में इज ए रिडक्शन है, एक रिडक्शन मतलब कमी, कटौती ऑफ द सिलेबस लोड। सिलेबस लोड का मतलब जो पाठ्यक्रम का लोड है, बोझ है, फॉर क्लासेस, किसके लिए, क्लासेस के लिए 9 to 12 बाय 30%, 9 से 12 के लिए बाई 30% से क्या करो, बोझ कम कर दो, मतलब 30% सिलेबस को क्या कर दो, कट कर दो, ये बात बोलिए। तो अब इसने बोला सर इसका सब्जेक्ट कुछ नहीं मिला, पीछे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि CBSE को एज खा गया, एग्जाम्पल में ऑर्गेनाइजेशन थ्रू के साथ चला गया, प्रॉब्लम को 2 खा गया, सेंट्रल रेस्पॉन्सेज अमंग खा गया, और वैसे भी रेस्पॉन्सेज है तो R होना चाहिए था इसका सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट बैक रिफ्लेक्शन लेगा, ए रिडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस बनाए तो क्या होगा, ए रिडक्शन ऑफ द सिलेबस लोड इज अमंग द सेंटर्स रेस्पॉन्सेज। समझ में आई चीज, जो सिलेबस लोड का जो कटौती है वो सेंटर के जो प्रतिक्रिया उनके बीच में है, मतलब जो सेंटर की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। तो ए रिडक्शन इज अमंग द रेस्पॉन्सेज, अगर अपने डायरेक्ट पढ़ें, जो रिडक्शन है वो रेस्पॉन्सेज के बीच में, प्रतिक्रियाओं के बीच में क्या है, एक प्रतिक्रिया क्या है आपका रेस्पॉन्स है, बैक रिफ्लेक्शन लेगा। तो ये एक नए टाइप का सेंटेंस होता है, ये अपनों ने बहुत बार कर रखा है, तो एक नया सेंटेंस होता है ये। तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलोगे टेंसेज की, तो आप यहाँ पे एरर करके आ जाओगे, लेकिन ये एरर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस। समझ में, इसलिए आप लोगों के नेगेटिव हो जाते हैं। समझ में हर चीज़ की, सर हमें सारे रूल्स याद थे, सब कुछ हमने कर रखा था, फिर भी हमारे नेगेटिव कैसे हो गए, तो ऐसे नेगेटिव होते हैं क्योंकि आपको नई चीज़ें नहीं आती, एडवांस इंग्लिश नहीं आती, आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। क्लियर आप लोगों के, तो इज ए रिडक्शन, तो क्या अमंग द सेंट्रल रेस्पॉन्सेज, अमंग द रेस्पॉन्सेज इज ए रिडक्शन, रेस्पॉन्सेज के बीच में क्या है, रिडक्शन है। समझो, तो रिडक्शन बैक रिफ्लेक्शन लेगा। डायरेक्ट सेंटेंस बनाए तो ए रिडक्शन इज अमंग द सेंटर्स रेस्पॉन्सेज। ऑल्दो, हालांकि, अब यहाँ कॉन्ट्रेरी दिया, हालांकि दिस ऑस्टेंसिबली स्पष्ट रूप से स्पोर्टिव डिसीजन, ये जो आपका स्पष्ट रूप से स्पोर्टिव, स्पोर्ट कर सहयोग करने वाला जो डिसीजन, निर्णय है, हैज़ बिकम, वो बन चुका है कॉन्ट्रोवर्शियल, विरोधाभास वाला बन चुका है, कॉन्ट्रोवर्शियल बन चुका, विवादास्पद बन चुका है, फॉर किसके लिए, इट्स चॉइस, अपने चुनाव के लिए, ऑफ टॉपिक्स, टॉपिक्स के चुनाव, फॉर रिमूवल, मतलब टॉपिक्स के चुनाव के लिए, रिमूवल, रिमूवल का मतलब जिसको रिमूव करना, हटाने वाले जो टॉपिक हैं उनके चुनाव के लिए, उन रिमूवल, जो आपका रिमूवल के लिए जो टॉपिक है, हटाने के लिए जो टॉपिक्स है, उनके चुनाव के लिए क्या बन चुका है, कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद, मतलब विवाद बना हुआ है कि कौन से टॉपिक्स को हटाया जाए। मतलब क्या निकला कि सेंटर के जो रेस्पॉन्सेज हैं उनके बीच में जो रिडक्शन है, सिलेबस का रिडक्शन करना ही क्या एक पॉइंट मिला है उनको। हालांकि ये जो स्पोर्टिव डिसीजन है वो कंट्रोवर्सी में आ चुका है, हालांकि वो विवाद में आ चुका है, फिर भी क्या है, वो ही आपका क्या है, एक सही एक रास्ता है, क्या करना, लोड को कम करना, नहीं तो स्टूडेंट्स पे लोड ज़्यादा आ जाएगा। ये बात इसने बिल्कुल सही बोली है। तो इसने क्या बोली, थोड़ी कॉन्ट्रेरी दी है उसके साथ। अब रिमूवल में टॉपिक बता दी उसने, डेमोक्रेटिक राइट्स, जैसे डेमोक्रेटिक राइट लोकतांत्रिक राइट्स हो गए, ठीक है, जो आपके मूल अधिकार वगैरह की बात करें। फेडरलिज्म संघवाद हो गया, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता का हो गया, सिक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता का हो गया, टू नेम ए फ्यू, टू नेम एक्शन है, टू मॉडल है आपका, टू नेम ए फ्यू मतलब कुछ एक नाम देने के लिए। मगर अपने बात करें कुछ एक नाम देने के लिए बात करें तो टॉपिक कौन कौन से हो गए जिनको रिमूव करने की बात हो रही है, कि कौन चॉइस कौन सी होगी टॉपिक की, कौन से रिमूव करने, डेमोक्रेटिक राइट को करना है, मूलभूत अधिकार को करना है, तो ये तो बेसिक चीज़ होती है। फेडरलिज्म को करना है, संघवाद सिखाना है, इसको रिमूव करना है, तो संघवाद कैसे सिखाओगे। उसके सिटीजनशिप नागरिकता भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हटाओगे। उसके बाद क्या, निरपेक्षता है, जो सिक्युलरिज्म है, उसके टॉपिक को हटाओगे, तो कौन सा हटाओगे आप लोग। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बनी हुई है, एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है, मतलब कुछ एक नाम देने के लिए बात करें। आगे बात करें, देयर इज ए डिसर्निबल ट्रेंड, डिसर्निबल का मतलब क्या है, एक समझने योग्य जो ट्रेंड है, दौर है, ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिश का मतलब क्या है, कम करने का, ठीक है, या वीक करने का, छीण करने का, डिमिनिशिंग बेसिक राइट्स, डिमिनिशिंग बेसिक राइट्स, कि एक ट्रेंड बना हुआ है, एक दौर बना हुआ है। क्या दौर बना हुआ है, समझ नहीं होगे,
ऑफ डिमिनिशिंग बेसिक राइट्स को कम करने का एज की तरह, किसकी तरह, ए नेसेसरी जरूरी, सेक्रीफाइस बलिदान, टू फाइट क्या करने के लिए, फाइट करने के लिए, एक्शन की फॉर्म में द पैंडेमिक, टू फाइट की तरफ, लड़ाई की तरफ सेक्रीफाइस नहीं करना, लड़ने के लिए सेक्रीफाइस करना, इसका मतलब फाइट यहाँ पे नाउन नहीं है, एक्शन है तो टू एज ए मॉडल होगा, क्योंकि वैसे भी अगर अपने फाइट को नाउन लेंगे तो आगे पैंडेमिक कहीं से सेटिस्फाई नहीं होगा, तो फाइट का तो तीर ही छोड़ना पड़ेगा, तभी पैंडेमिक सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर फाइट को आपने क्या कर दिया, नाउन ले लिया, तो आप बोलो टू से सेटिस्फाई, फाइट उसका एडजेक्टिव बन जाए। लड़ाई टाइप का महामारी तो होगी नहीं, और वैसे भी द लगा हुआ है तो अलग कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये तो नाउन नहीं बन सकता। तो एक ही केस बन सकता है, अगर पेंडेमिक को सेटिस्फाई करना है तो फाइट को आप एक्शन बनाओ, तभी जाकर वो तीर छोड़कर उसको सेटिस्फाई करेगा। तो फाइट यहाँ पे नाउन नहीं है, एक्शन है। तो फाइट देखते हैं आपको क्या दिखना चाहिए, नाउन भी दिखना चाहिए, एक्शन भी दिखना चाहिए। और यहाँ पे जो वर्किंग है वो किसकी तरह है, एज ए नाउन या एज ए एक्शन। तो यहाँ पे जो वर्किंग है एज एन एक्शन है। समझ में आई चीज़। तो क्या करने के लिए, एक जरूरी सेक्रीफाइस बलिदान, टू फाइट द पैंडेमिक, से फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए एक जरूरी बलिदान की तरह बेसिक राइट को डिमिनिश करना। तो ये आपका जेरेंड हो गया। क्या करना, उसका ट्रेंड है, बना हुआ है, उसका ट्रेंड बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है, उसने बिल्कुल सही बात बोली है। समझ में क्लियर है कि जो ट्रेंड क्या बना हुआ है कि लोगों के बेसिक राइट्स को क्या कर दो, हटा दो। अगर आपको कुछ करना है, मतलब एक सेक्रीफाइस की फॉर्म में कि हम पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, तो ये आपका बलिदान है आपकी तरफ से। बट लेकिन एम्पोवरिशिंग का मतलब वीक, कमज़ोर बना देना, गरीब बना देना, सिलेबस को कमज़ोर कर देना। ऑन दीज टॉपिक्स, इन टॉपिक्स पे, कैन ओनली स्टंट, वो केवल स्टंट कर सकता है। स्टंट का मतलब रोक सकता है, मतलब बढ़ने से रोक देना, रोक सकता है सोशल डेवलपमेंट। किसको, सोशल डेवलपमेंट को रोक सकता है। क्लियर आप लोगों के। तो मतलब क्या है, लेकिन जो इम्पोवर्सिंग द सिलेबस ऑन दीज टॉपिक्स कैन ओनली स्टंट सोशल डेवलपमेंट को रोक सकता है केवल इन टॉपिक पे। अगर आप क्या कर रहे हो, एम्पावरिंग कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, उन टॉपिक्स को कमज़ोर कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो यहाँ कैन का सब्जेक्ट अपने देखें तो क्या होगा, एम्पावरिंग होगा। जो सिलेबस की एम्पावरिंग है वो क्या कर सकती है, स्टंट कर सकती है, केवल स्टंट कर सकती है सोशल डेवलपमेंट को। क्लियर है। तो कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे जाएगा आपका कहाँ से, बट का रिफ्लेक्शन स्टार्ट से ही जाएगा। क्या हो गया, एक ट्रेंड बना हुआ है बेसिक राइट्स को क्या करने का, ख़त्म करने का, सेक्रीफाइस की फॉर्म में। लेकिन सिलेबस जो इन टॉपिक पे, जो बेसिक डेमोक्रेटिक राइट यानी जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनका ऊपर इन टॉपिक्स पे जो सिलेबस पाठ्यक्रम है उसको कमज़ोर करना केवल सोशल डेवलपमेंट को रोकेगा। मतलब सोशल डेवलपमेंट रुकेगा। शिक्षा का मतलब ही क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, हर पर्सन का डेवलपमेंट होता है। तो उस डेवलपमेंट को रोकने की बात यहाँ पे कर रहा है कि वो रोक देगा अगर इन टॉपिक को हटा दिया, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि कौन से टॉपिक को हटाया जाए, रिमूव, उन 30% में कौन से टॉपिक को रखा जाए जिनको रिमूव किया जाए। ये एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो समझ नहीं पा रहे कौन से जो आपके टॉपिक्स हैं उनको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करें, सच डिसीजंस, ऐसे जो डिसीजंस है, निर्णय हैं, शुड बी वैटेड। वैट का मतलब होता है आपका वीईटी वैट है, डब्ल्यूईटी वैट का मतलब गीला होता है, वीईटी वैट का मतलब होता है क्या करना, जांच करना, अच्छे से जांच करना, सही, बहुत ज़्यादा डीप वे में जांच करना। सच डिसीजन, ऐसे जो निर्णय हैं, शुड बी, उनको क्या किया जाए, वैटेड, जांच की जाए, बाय एकेडमिक एक्सपर्ट्स, जो शैक्षणिक फॉर्म में, एकेडमी की फॉर्म में जो क्या एक्सपर्ट्स हैं, उन अनुभवियों के द्वारा क्या किया जाए, उनकी जांच की जाए। एंड नॉट इम्पोज्ड, और इम्पोज ना किया, लागू ना किया जाए, बाय ब्यूरोक्रेटिक फिएट। फिएट का मतलब होता है आपका आदेश। तो ब्यूरोक्रेटिक जो फिएट है उसके द्वारा, ब्यूरोक्रेट दफ्तरशाही ऑफिस वगैरह से जो रिलेटेड होता है, उनके द्वारा उसको इम्पोज ना किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इम्पोज्ड, एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो शुड बी के बाद में जाएगा, शुड बी नॉट इम्पोज्ड, शुड नॉट बी इम्पोज्ड होगा वैसे, शुड नॉट बी इम्पोज्ड। तो रिफ्लेक्शन आपका बी को एक बार ये अपने आप उठाकर वापस से ले लेगा, नॉट इम्पोज्ड, बी अपने आप ले लेगा, शुड नॉट बी इम्पोज्ड आएगा। तो ये आपका क्या करेगा, देखो यहाँ से बी के बाद में देखेंगे शुड बी, तो नोट को हटाना, शुड बी इम्पोज्ड होगा, नोट को हटाओगे तब आएगा। लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन आएगा वो कैसे आएगा, देखना, ये एक नई वर्किंग मिली है रिफ्लेक्शन की। कैसे, क्योंकि नेक्स्ट वाला तो मीनिंग लेना होता है, तो डायरेक्ट मीनिंग ले लेगा। तो क्या होगा, वर्किंग देखें तो यहाँ से रिफ्लेक्शन लेकर, देखो शुड नॉट से रिफ्लेक्शन लेकर फिर बी को ऐड करके फिर इम्पोज्ड बनाएगा। समझ में आई चीज़, शुड के बाद में नोट लेकर, क्योंकि रिफ्लेक्शन शुड के बाद ही लेगा, क्योंकि बी तो पास में आएगा इम्पोज्ड के, क्योंकि उसी को तो एक्शन बनाता है। जो आपका बी होता है वो एक्शन किसको बनाता है, वो जो आपके मोड को एक्शन बनाता है ना। तो यहाँ से आएगा शुड नॉट, नई वर्किंग मिली है यहाँ पे, शुड नॉट बी इम्पोज्ड, मतलब शुड के बाद से रिफ्लेक्शन लेकर नॉट
वाला के बाद में वापस से बी को बीच में अपने आप रिफ्लेक्शन की फॉर्म में रख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिसीजंस क्या नहीं किए जाए, मतलब डिसीजंस को क्या किया जाना चाहिए, जांच की जानी चाहिए एक्सपर्ट्स के द्वारा, न कि इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। जो आदेश है ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म में, ऑफिशियल जो आदेश है उसके द्वारा उनको इम्पोज लागू नहीं किया जाना चाहिए, ये बात इसने बोली है। मोर, अब कंपैरिजन में बात करें, मोर फंडामेंटल, ज़्यादा मूलभूत तरीके से बात करें, इफ़ लेसन्स, यदि लेसन्स जो आपके लेसन्स हैं आर टू बी ड्रॉन, जो सीख है जो आर टू बी ड्रॉन, वो क्या की जाए, ड्रॉ की जाए फ्रॉम अराउंड, फ्रॉम से कहाँ से ड्रॉ की जाए, अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया से, अराउंड का मतलब पूरी दुनिया के इर्द गिर्द, मतलब पूरी दुनिया को कवर करते हुए। तो फ्रॉम अराउंड अलग बात कर रहा है, अराउंड बता रहा है पूरी दुनिया से, फ्रॉम का मतलब, अराउंड का मतलब पूरी दुनिया को कवर करते हुए, और फ्रॉम का मतलब वहाँ पूरी दुनिया को कवर करते हुए पूरी दुनिया से ड्रॉ करना है। तो दोनों सही है, बिल्कुल सही है। ऑन, ड्रॉ ऑन, किस पे ड्रॉ करना है, मस्ट बी, आर टू बी ड्रॉन ऑन, ड्रॉ किए जाए, किस पर ड्रॉ किए जाए, ए बैक टू स्कूल प्लान, किस पे, बैक टू स्कूल प्लान पे उनको अंकित किया जाए। तो ज़्यादा फंडामेंटल फॉर्म में बात करें तो यदि लेसन्स को ड्रॉ किया जाए पूरी दुनिया से, किस पर, एक बैक टू स्कूल, मतलब वापस से स्कूल आने का प्लान है, जो बैक टू स्कूल ना, वापस से स्कूल स्टार्ट करूँ, किया जाए, तो क्या होगा, ए जस्ट रिलीज्ड लार्ज स्केल स्टडी फ्रॉम साउथ कोरिया, जो जस्ट रिलीज का मतलब हाल ही में जो रिलीज हुई है, लार्ज स्केल बड़े पैमाने की जो स्टडी है, अध्ययन है, फ्रॉम साउथ कोरिया, वुड बी यूजफुल, वो क्या होगा, यूजफुल होगा, लाभदायक होगा। तो क्या बोला, यदि लेसन्स को पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए वापस स्कूल जाने के प्लान पे ड्रॉ किया जाए, अगर उसको ड्रॉ किया जाए तो साउथ जो कोरिया की जो आपकी क्या है स्टडी है वो यूजफुल होगी। अगर करना है आपको लेसन लेना है, पूरी दुनिया से लेसन लेना है, तो साउथ कोरिया वाली जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल सही है, ये बात इसने बोली। अगर ज़्यादा फंडामेंटल वे में बात करें तो बिल्कुल सही है। आगे बात करें रिसर्च फाइंडिंग्स, जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, रिसर्च फाइंडिंग होगी आपकी, जो रिसर्च वगैरह करने, खोज वगैरह, अनुसंधान वगैरह से जो फाइंडिंग है, जो खोज वगैरह हुई है, फ्रॉम दैट कंट्री, उस कंट्री से, मतलब साउथ कोरिया से, विच वर्क, जिसने वर्क किया है हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड वे में वर्क किया है, टू कंटेन करने के लिए, कंटेन करने कंट्री के लिए यूज है, विच वर्कड हार्ड, जिस कंट्री ने क्या किया है, हार्ड वर्क किया है, टू कंटेन, रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, द पैंडेमिक, अर्ली पैंडेमिक को, महामारी को जल्दी ही रोकने के लिए जिसने क्या किया है, वर्क किया है। शो दैट, शो करता है दैट की ओल्डर चिल्ड्रन, जो एज्ड चिल्ड्रन, बड़े चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, बिटवीन 10 एंड 19, ठीक है। जो अब आप ऐसे बोलोगे सर बुजुर्ग बच्चे कैसे हो जाएंगे, तो बच्चों में बुजुर्ग, बच्चों की कैटेगरी में बुजुर्ग 10 से 19 हो जाएंगे ना, उसके बाद टीन एज वगैरह स्टार्ट हो जाएगी आपकी, समझ में आई चीज़, उसके बाद में यूथ में आने लग जाओगे आप, तो वो ओल्डर बच्चे, बूढ़े बच्चे ही हो गए ना, वो जो छोटे बच्चे हो गए, एक जो 18 मान लीजिए 10 से 19 साल के बच्चे हैं वो तो बड़े बच्चे हैं, इसका मतलब वो क्या है, बूढ़े बच्चे हैं, मतलब बच्चों में बूढ़े हैं वो, ठीक है, समझे। फिर युवाओं में बूढ़े हैं, फिर बूढ़ों में भी बूढ़े होते हैं, जो 90 प्लस चले जाते हैं वो बूढ़ों में बूढ़े होते हैं, समझ में आ रहे हैं। इस तरीके से बात करा कि सर ओल्डर चिल्ड्रन कैसे हो सकते हैं, बच्चे बूढ़े कैसे हो सकते हैं, बुजुर्ग टाइप के, तो बच्चों में बुजुर्ग हो गए ना, बच्चे की जो कैटेगरी है उसमें बुजुर्ग हो गए, समझ में आई चीज़। तो आप भी तो बहुत सारे आप बच्चे ही हो, ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हो एज में, लेकिन फिर भी आपको बुजुर्ग बोला जाता है ना, किस फील्ड में, क्योंकि जब आपको ज़्यादा टाइम हो गया क्या करते हुए, प्रिपरेशन करते हुए, तो आप क्या हो गए, एक टाइप से एक्सपीरियंस की फॉर्म में ओल्डर बुजुर्ग बोला जाता है, एक्सपीरियंस की फॉर्म में बुजुर्ग, मतलब वैसे गाली नहीं है, एक्सपीरियंस को बताता है, मतलब आपको 6-7 साल अगर हो गए तैयारी करते हुए तो आप क्या हो गए, एक टाइप से बुजुर्ग हो गए, किसके, प्रिपरेशन में, मतलब कोई भी तैयारी, एग्जाम की तैयारी करने में आप बुजुर्ग हो, मतलब एक्सपीरियंस्ड को बताता है, समझ में आ रही चीज़, गलत मत ले लेना कि हम बूढ़े हो गए क्या, ठीक है। ट्रांसमिट द वायरस एज मच एज एडल्ट डू, ट्रांसमिट करता है किसको, वायरस को, एज मच एज, इतना ज़्यादा जितना एडल्ट्स करते हैं। तो ट्रांसमिट का सब्जेक्ट अपने देखें तो क्या होगा, दैट की तरह है ना, तो ओल्डर चिल्ड्रन हो गए। तो शो का सब्जेक्ट देखें तो क्या होगा, पैंडेमिक को कंटेन खा गया, विच अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दैट कंट्री को फ्रॉम लेके, फाइंडिंग्स यहाँ पे क्या है, मतलब साउथ कोरिया से जो आपकी क्या फाइंडिंग्स है वो शो करती है, दिखाती है, दर्शाती है, क्या दर्शाती है कि जो बुजुर्ग बच्चे हैं, मतलब जो बड़े बच्चे हैं 10 से 19 साल के बीच, वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, वायरस को संक्रमित करते हैं, वायरस को, एज मच एज, इतना ज़्यादा जितना एडल्ट्स करते हैं, मतलब जो 10 से 19 साल के बच्चे हैं जितने एडल्ट्स करते हैं ना, जो बड़े लोग हैं, ठीक है, एडल्ट का मतलब बड़े लोग जो मैच्योर हैं, जितने वो बड़े लोग जितना करते हैं उतना ही ट्रांसमिट वो बच्चे भी करते हैं, जो एडल्ट मतलब ओल्डर है, ओल्डर चिल्ड्रन है वो वाले, उनकी बात कर रहे हैं, समझ में क्लियर है। आगे बात करें तो आगे इसने बोला द फाइंडिंग्स
जो फाइंडिंग्स है मतलब उस फाइंडिंग के अकॉर्डिंग कि बच्चों के उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ किया होगा कि मतलब उन 10 से 19 साल के बच्चों के लिए उन्होंने क्या कर दिया, ज़्यादा सोशल जो आपकी फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह ज़्यादा प्रोवाइड कर दी, इस तरीके से कोई मॉडल तैयार किया होगा साउथ कोरिया ने, उसकी बात कर रहा था। द फाइंडिंग्स जो आपकी फाइंडिंग्स है, खोज जांच वगैरह, जांच के परिणाम वगैरह है, हैव बीन एक्नॉलेज्ड मतलब साउथ कोरिया वाली की बात कर रहा होगा। हैव बीन, हैव का फाइंडिंग्स है, सब्जेक्ट प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं, एक्नॉलेज मान ली गई, स्वीकार कर ली गई बाय किसके द्वारा, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस इन द यूएस एज वैल्यूएबल, किस फॉर्म में, वैल्यूएबल फॉर्म में, मूल्यवान फॉर्म में, यूएस में जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन से संस्थान वगैरह उनके द्वारा उससे फाइंडिंग्स को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, कौन सी, जो साउथ कोरिया वाली थी। एंड ऑफर, और ऑफर करते हैं, क्या ऑफर का मतलब प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, एक कॉशनरी पॉइंटर, कॉशनरी का मतलब चेतावनी वाला पॉइंटर, पॉइंटर का मतलब इशारा, संकेत, टू कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ, जो कम्युनिटी पूरे समुदाय की फॉर्म में जो स्प्रेड है, फैलाव, अमंग एडल्ट्स, किसके बीच में, एडल्ट्स एंड वल्नरेबल ग्रुप्स, जो वल्नरेबल जो असुरक्षित कमजोर जो ग्रुप्स हैं, फ्रॉम ओल्डर स्टूडेंट्स, जो ओल्डर का मतलब बुजुर्ग स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो बड़े वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब अपने बात करें तो मतलब हाई क्लासेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा है। क्लियर आप लोगों के, तो मतलब क्या निकला यहाँ से। अब अपने एंड का रिफ्लेक्शन ऑफर से देखें, ऑफर कौन करता है, कॉशनरी पॉइंटर को, तो कौन कर सकता है, यूएस कर सकता है ना ऑफर, तो यूएस को तो इन खा गया, ठीक है। उसके बाद में कौन कर, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, उसको बाय खा गया, तो फाइंडिंग्स ही होगा। तो कहाँ से जाएगा, हैव के बाद से नहीं जाएगा, फाइंडिंग्स के जस्ट बाद जाएगा, क्योंकि ये डू ऑफर है, वो डू हैव है, वो तो क्या है, पैसिव। अब देखो ऑफर के लिए तो क्या बना हुआ है, ये एक्टिव एलिमेंट है फाइंडिंग्स, और हैव बीन के लिए क्या बना हुआ है, ये फाइंडिंग्स पैसिव एलिमेंट, तो दोनों के लिए सब्जेक्ट होता है। अब अपने को ऐसे बोलते हैं ना पैसिव के अंदर कि ऑब्जेक्ट आगे आता है, तो ऑब्जेक्ट नहीं आता कभी भी आगे, ऑब्जेक्ट अगर आगे आएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं आता, ठीक है। इसे बात करें, ही वॉज गिवन ए गिफ्ट, ही वॉज गिवन ए गिफ्ट, उसको एक गिफ्ट दिया गया, तो हिम वॉज गिवन ए गिफ्ट क्यों नहीं बोला गया, ए गिफ्ट, ठीक है, ही वॉज गिवन ए गिफ्ट हो गया। जैसे मान लीजिए दे गेव हिम ए गिफ्ट, ठीक है, समझ में चीज, दे गेव ए गिफ्ट टू हिम, उन्होंने क्या किया, दे गेव हिम ए गिफ्ट, ये भी हो सकता है आपका, तो उन्होंने उसको गिफ्ट दिया, गिफ्ट किसने दिया, उन्होंने दिया ना, देने दिया, तो वो तो एक्टिव एलिमेंट हो गया, तो सब्जेक्ट है। अब आप बोलो ऑब्जेक्ट आगे आना चाहिए, ही आगे आएगा, तो हिम ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट जब आता है, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है उसको तो सब्जेक्ट बोलते हैं, तो वो आगे आकर ही क्यों बना, फिर हिम क्यों नहीं रहा, हिम रहता तब ऑब्जेक्ट होता ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेंटेंस को ड्राइव करता है, जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंस चलता है, वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट ही होता है, क्योंकि वोज वगैरह किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ही के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो सेंटेंस किसके द्वारा ड्राइव किया जा रहा है, उस ही के द्वारा किया जाए, तो वो सब्जेक्ट है। लेकिन वो सब्जेक्ट दो फॉर्म में होता है, एक तो पैसिव फॉर्म में होता है और एक एक्टिव फॉर्म में होता है। ऑब्जेक्ट कभी सामने नहीं आता, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर आगे आता है, अगर जैसे अपने स्ट्रक्चर में पढ़े, तो ऑब्जेक्ट बताने के लिए तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही देनी पड़ेगी ना, समझ में आ रही है आप लोगों की। तो अगर अपने बात करें, कोई पर्सन है, कोई इंसान है, उसको आप बोलोगे कि ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर कब बनेगा, जब वो डॉक्टर बनेगा तभी तो उसको डॉक्टर बोलोगे ना। डायरेक्ट चलते हुए पर्सन को हर किसी को तो डॉक्टर नहीं बोलोगे ना, वकील को तो डॉक्टर नहीं बोलोगे, जो डॉक्टर की फॉर्म में आएगा उसी को डॉक्टर बोलोगे। तो जब आप बोल रहे हो ऑब्जेक्टिव फॉर्म सामने, ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो तब होगा जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो ऑब्जेक्ट थोड़ी है, वो सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे जो फाइंडिंग्स है वो हैव बीन के लिए तो कैसा सब्जेक्ट है, पैसिव है, और ऑफर के लिए क्या है आपका, एक्टिव सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यूज किया उसने, और सब्जेक्टिव यूज होता है। अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बात करते हो तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, समझ में आ रही चीज। तो ऑब्जेक्ट नहीं आता कभी भी, जो होता है सेंटेंस को ड्राइव करता है वो सब्जेक्ट होता है, बस पैसिव सब्जेक्ट और एक्टिव सब्जेक्ट होता है। ये चीज़ें अपने डिटेल में की हुई अपने क्लास के अंदर, समझ में आ रही है आप लोगों के। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ऑफर, डू ऑफर है, तो हैव से के बाद में वहाँ तो आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म में बात करता है। तो फाइंडिंग्स क्या है, वो मान ली गई है, और जो फाइंडिंग्स है वो ऑफर करती है, क्या ऑफर करती है, प्रदान करती है, कॉशनरी पॉइंटर, एक संकेत प्रदान करती है, चेतावनी वाला, टू कम्युनिटी स्प्रेड, कि जो कम्युनिटी का स्प्रेड हो रहा है, मतलब समाज में जो स्प्रेड फैलाव हो रहा है वायरस का, एडल्ट्स और वल्नरेबल ग्रुप्स फ्रॉम ओल्डर, जो असुरक्षित कमजोर ग्रुप हैं ओल्डर स्टूडेंट्स के, उनके बीच में। ये चीज़ उसने बता दी है कि उन पर थोड़ा आप ध्यान दो, उनमें ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अपने बात करें, द यूरोपियन एक्सपीरियंस, जो यूरोपियन एक्सपीरियंस है, मतलब यूरोप का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इंस्टेंस्ड बाय डेनमार्क, जो इंस्टेंट मतलब जो एग्जाम्पल दिया गया, V3 है, इडिक्लोज है, एक्सपीरियंस जो एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया है, किसके द्वारा, बाय डेनमार्क, एज फार, इतनी दूर, बैक वापस जाती है, एज अप्रैल, मतलब कब से, अप्रैल तक अगर वापस जाकर अपने बात करें, मतलब अप्रैल तक की बात करें तो उस पॉइंट तक, इज दैट, वो ये है, एक्सपीरियंस इज दैट, सब्जेक्ट क्या है, इसका एक्सपीरियंस हो गया।
जो कि डेनमार्क के द्वारा इंस्टेंस किया गया है, वो जो आपका एक्सपीरियंस है दूसरी तरफ वो इज दैट, वो ये है कि कंटेनमेंट जो कंट्रोल है इन द कम्युनिटी में, समुदाय में, हैज़ टू प्रिसीड, उसे क्या करना चाहिए, हैज़ टू का मतलब कंपल्सन की फॉर्म में अपने बात करने, हैज़ टू प्रिसीड, उसे प्रिसीड करना चाहिए स्कूल रीओपनिंग को, मतलब पहले आना चाहिए, अगुवाई करनी चाहिए किसकी, स्कूल रीओपनिंग की। तो जो आपका कंटेनमेंट है, एक्सपीरियंस बता रहा है कि कंटेनमेंट है ना कम्युनिटी में, अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो उस कंट्रोल को क्या करना चाहिए, अगुवाई करनी चाहिए स्कूल की इसकी रीओपनिंग की, मतलब पहले कंट्रोल किया जाए उसके बाद में स्कूल की रीओपनिंग की जाए, ये बात उसने बोली है। आगे बात करें, द क्वेश्चन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, अब मच एंड मोर दोनों साथ में है, जो क्वेश्चन है इज सिंगुलर कोई दिक्कत नहीं, इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, वो क्या है, मच मोर कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जटिल है, मतलब मिक्स्ड फॉर्म में है, मतलब इतना ईजी नहीं है, सुलझा हुआ नहीं, उलझा हुआ है। मच मोर का मतलब ज़्यादा, कंपैरिजन में ज़्यादा, किसके, यूरोप के कंपैरिजन में बात करें तो यूरोप के कंपैरिजन में ज़्यादा, और कैसा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इसलिए मच यूज हुआ है। तो जो क्वेश्चन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स फॉर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एज ए सोसाइटी, एक सोसाइटी की तरह, इंडिया क्या है, एक सोसाइटी, समाज की तरह, दैट जो हैज़ सीवियर इनिक्विटीज़, जिसमें क्या सीवियर इनिक्विटीज है, अनैतिकता है, अन्याय है, अनैतिकता है, सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल, गंभीर अनैतिकता है, एंड वेयर स्टूडेंट्स लिव, और जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं इन मल्टी जनरेशनल होम्स, मल्टी जनरेशनल होम पे मतलब बहुत सारी जनरेशन रहती है वहाँ पे, मतलब दादा, मतलब 3-4 पीढ़ियाँ वहाँ पे रहती है, दादा वगैरह सारा संयुक्त परिवार की फॉर्म में बात करें तो वहाँ पे चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं, हर टाइप के वहाँ पे है, तो वहाँ पे स्प्रेड के चांसेस क्या हो जाते हैं, वायरस के ज़्यादा हो जाते हैं। तो इंडिया के लिए क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अपनी बात करें जो आपके स्टूडेंट्स की बात करें, जो ओल्डर ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं, एडल्ट वगैरह जिनमें ज़्यादा फैल रहा है, एडल्ट का मतलब जो बुजुर्ग वगैरह, उनमें अगर ज़्यादा आपका फैल रहा है तो उनको क्या करते हैं कि वहाँ पे तो क्या अलग अलग रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने घर पे कंटेनमेंट की फॉर्म में, उनको क्या बोलें, उनको ज़्यादा क्या करें, क्वारंटीन वगैरह कर दिया जाए, मतलब बोल दिया जाए कि आप इतने बाहर ना निकलो, और दूसरे उनको क्या करो कि आप अपना काम मतलब फ्लो में चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उनके अकॉर्डिंग, जिस हेल्थ वगैरह उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि लेकिन इंडिया में क्या है कि सारे के सारे इकट्ठे रहते हैं, अब किस किस को रोकें, अब वो क्या होगा कि जो बुजुर्ग है उसके कंटेंट जो आपके अपने बात करें तो उसके जो आपके टच में भी आएंगे, जो बच्चे हैं वो भी टच में आएंगे, जो यूथ है वो भी टच में आएंगे, तो सारे एक दूसरे के साथ, जो इंडिया की कम्युनिटी है, उस समाज है, उसमें सारे के सारे क्या एक दूसरे के साथ क्या आते हैं, जो फॉरेन में अपनी बात करें समाज, उनमें क्या होता है, कम्युनिटी अलग अलग, बुजुर्गों की अलग कम्युनिटी बनी होती है, इस तरीके से होता है, लेकिन इंडिया में सारे मिक्स होते हैं, मिक्स एक साथ रहते हैं, तो एक साथ रहते हैं, तो वैसे सही चीज़ होती है ये, लेकिन यहाँ कंटेनमेंट की फॉर्म में बात करें तो यहाँ पे जो आपकी ये चीज़ है, इसके कारण क्या स्प्रेड आपका बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, जैसे मान लीजिए बुजुर्ग हो गए या फिर एल्डरली पर्सन हो गए, उनको आप अलग से नहीं रख सकते, वो साथ में रहेंगे, तो उनके कारण जो उनका अपने संपर्क होगा किसके साथ, दूसरों के साथ, तो उन सब में फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और वहाँ पे जो जिनके ज़्यादा वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है उन लोगों पे आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे क्या है, अटैच्ड है एक दूसरे के साथ, ये बात इसने बोली है, ये बात ये बोलना चाहता है, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ, क्लियर फॉर्म में बात करें, अगर स्पष्ट रूप से अपने बात करें, नो अर्ली डेट, कोई भी अर्ली डेट नहीं, दिनांक नहीं, कैन बी सेट की जा सकती है, कोई भी पहले से डेट सेट नहीं की जा सकती है, फॉर ए फुल रीओपनिंग, पूरी फुल रीओपनिंग है, बिल्कुल सही बात है, फुल कंप्लीट ऑल इंडिया में जो रीओपनिंग है उसके लिए, या फिर फुल सुचारू रूप से अगर अपने बात करें स्कूल की रीओपनिंग हो, उसकी कोई अर्ली डेट फिक्स नहीं की जा सकती, धीरे धीरे रीओपन करना पड़ेगा, जैसे मान लो एरिया वाइज रीओपन करना पड़ेगा, जहाँ पे कम स्प्रेड है, ठीक है, जिन एरियाज़ में कंटेनमेंट ज़्यादा हो चुका है वहाँ पे, ठीक है, उसको कंटेनमेंट कर लिया गया है, कंट्रोल वगैरह ज़्यादा है, तो उन एरियाज़ में आप रीओपनिंग करो, धीरे धीरे रीओपनिंग की जाएगी, ये बात उसने बोली है, तो उसके लिए अर्ली डेट फिक्स नहीं कर सकते। एंड प्रोटोकॉल्स ऑन क्लास साइज, और जो आपके क्या है, जो प्रोटोकॉल्स है क्लास साइज की, क्लास का साइज क्या रहना चाहिए, डिस्टेंसिंग रूल्स वगैरह, जो प्रोटोकॉल मतलब रूल्स वगैरह, डिस्टेंसिंग की दूरी क्या रहे, वेंटिलेशन ऑफ रूम में जो हवादार, जो वेंटिलेशन का हवादार झरोखा वगैरह जो होता है, वेंटिलेटर मतलब जो हवा पास हो इजीली, ठीक है, फेस कवरिंग, फेस की कवरिंग वगैरह, फेस को ढकना वगैरह, एंड इवन भी ओपन एयर क्लासेस, और ओपन एयर जो क्लासेस हैं वो भी, उनकी भी बात कर रहा है, नीड टू बी इवोल्व, वो क्या की जाए, इवोल्व की जाए। अब यहाँ पे एंड का रिफ्लेक्शन अपने लेने जा रहे थे कहाँ से, 4 के बाद से लेने जा रहे थे, कैसे कि कोई भी अर्ली डेट सेट नहीं की जा सकती, एक तो फुल रीओपनिंग के लिए और एक प्रोटोकॉल के लिए, नियमों के लिए डेट फिक्स नहीं की जा सकती,
नियमों के लिए डेट फिक्स नहीं की जा सकती, कोई मीनिंग आ रहा है क्या? इसका मतलब इधर तो रिफ्लेक्शन नहीं है। और वैसे नीड का सब्जेक्ट ढूंढना एक बार, नीड का सब्जेक्ट ओपन एयर क्लासेस, फेस कवरिंग, वेंटिलेशन ऑफ रूम, एंड का रिफ्लेक्शन देख, डिस्टेंसिंग, क्लास साइज, ये ऑन के साथ चले गए। तो ऑन क्लास साइज, ऑन डिस्टेंसिंग, ऑन वेंटिलेशन रूम्स, ऑन फेस कवरिंग्स, ऑन ओपन एयर क्लासेस, ठीक है। ओपन यहाँ पे एडजेक्टिव है, इवन एक्शन नहीं है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स ऑन, इन चीज़ों, इन सारी चीज़ों पे 1 2 3 4 5, इन 5 चीज़ों पे जो प्रोटोकॉल्स हैं, नीड, उन प्रोटोकॉल्स को आवश्यकता है। तो नीड का सब्जेक्ट क्या है? प्रोटोकॉल्स है, प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं, डू नीड है। नीड टू बी इवोल्व, उनको विकसित किया जाए, उनका विकास किया जाए, ये बात उसने बोली है। क्लियर है? तो एंड का रिफ्लेक्शन आपका कहाँ से जाएगा? नो से पहले जाएगा। कौन सा? प्रोटोकॉल वाला जो एंड है उसका रिफ्लेक्शन आपका नो से पहले जाएगा। क्लियर आप लोगों के? ठीक है। तो मतलब क्या निकला कि कोई अर्ली डेट फिक्स नहीं की जाए रीओपनिंग की, और जो प्रोटोकॉल्स है इन चीज़ों पे, उनको, उनकी आवश्यकता इवोल्व करने, उनको विकसित करने की, उन पे विकास करने की, मतलब उनको ध्यान से विकसित करने के लिए, मतलब उनको ध्यान से स्टार्ट करने के लिए नियम बनाने की आवश्यकता है। मीन वाइल, इसी बीच बात करें अपने डेवलपिंग रिमोट एजुकेशन, डेवलपिंग रिमोट एजुकेशन, रिमोट एजुकेशन डेवलपिंग टाइप की, डेवलपिंग कंट्री, डेवलपमेंट करने वाली एजुकेशन, या डेवलप करना एजुकेशन को। तो डेवलपिंग रिमोट एजुकेशन, तैयार करना किसको? रिमोट, दूर से एजुकेशन हो जाए ऐसी को तैयार करना। फॉर मेजरेबल आउटकम्स, किसके लिए? मेजरेबल, उपयुक्त जो आउटकम, रिजल्ट, आपके अच्छे वाले रिजल्ट के लिए, शुड बी परस्यूड, उसे परस्यू किया जाना चाहिए, लाया जाना चाहिए एक्टिवली, एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो शुड का सब्जेक्ट क्या हो गया? डेवलपिंग हो गया। तो डेवलपिंग यहाँ पे क्या है? जेरेंड है, क्योंकि तीर लगेगा रिमोट एजुकेशन पे। रिमोट एजुकेशन को क्या करना है? डेवलप करना है, उसे तैयार करना है, ना कि तैयार करने वाली एजुकेशन है। तैयार करने वाली एजुकेशन है, उस एजुकेशन को लाया जाना चाहिए, या एजुकेशन की डेवलपिंग को लाया जाना चाहिए, यूज किया जाना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो शुड का सब्जेक्ट डेवलपिंग तीर लगेगा, इसका मतलब जेरेंड है। मतलब रिमोट एजुकेशन को तैयार करने को क्या है? आवश्यकता, या रिमोट एजुकेशन की जो डेवलपिंग है उसको तैयार करना है, उसे क्या, उस तैयारी को क्या करना चाहिए? परस्यू करना चाहिए, एक्टिव फॉर्म में यूज करना चाहिए, उसे लाया जाना चाहिए। सिंस, बिकॉज और पॉइंट दोनों को बताता है। फ्यूचर डिसरप्शन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, क्योंकि जो फ्यूचर डिसरप्शन है, तो यहाँ पॉइंट नहीं है, ठीक है, उस पॉइंट से लाया जाना चाहिए, नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जाकर क्या होंगे? डिसरप्शन होंगे, प्रॉब्लम होगी, तो उस पॉइंट से लाना चाहिए, उस पॉइंट से क्या करना चाहिए? डेवलपिंग करनी चाहिए। तो वो तो वैसे ही फ्यूचर में है, तो उस पॉइंट से आप डेवलपिंग कैसे कर लोगे? वो तो आगे जाकर होगी। इसका मतलब सिंस यहाँ पे पॉइंट नहीं है, सिंस यहाँ पे बिकॉज है, क्योंकि जो फ्यूचर डिसरप्शन है, फ्यूचर में जो गड़बड़ होने वाली है, कैन नॉट बी रूल्ड आउट, उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या करना चाहिए? रिमोट एजुकेशन को डेवलप करना चाहिए, दूर से, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन को डेवलप करना चाहिए, किसी भी तरीके से, ऑफलाइन की फॉर्म में, जो ऑफलाइन तरीके से जैसे करवाते हैं, किसी तरीके पिक्चराइज फॉर्म में, या फिर आप अपने बात करें एनिमेशन की फॉर्म में, किसी भी तरीके, ताकि बच्चों को क्या हो जाए? वो समझ में आए, क्योंकि जो फ्यूचर डिसरप्शन है उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्यूचर में क्या क्या गड़बड़, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, उस तरीके से अगर अपने बात करें, तो जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, ये पैंडेमिक बढ़ रहा है, तो उस तरीके से उन फ्यूचर डिसरप्शन की अगर अपने बात करें, फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होने वाली है उसकी अगर अपने बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? रिमोट एजुकेशन को डेवलप करना चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन को डेवलप करना चाहिए, ये बात इन्होंने बोली है। तो बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि वैसे ऑफलाइन जितनी क्या हो सकती है, ऑफलाइन की जितनी कंसंट्रेशन होती है उतनी कंसंट्रेशन नहीं हो सकती, लेकिन अगर ऑफलाइन स्टार्ट करोगे तो फिजिकल टच जैसे ही होगा, तो ये वायरस एकदम से क्या होगा? विस्फोट होगा, इसका बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो डेवलप करो आप अपने तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन को, मतलब अपना जो टीचर्स है वो इस तरीके से स्टैंडर्ड को क्या करें? इंक्रीज करें, चाहे एनिमेशन की फॉर्म में करें, जो स्कूल लेवल की बात हो रही है कि एनिमेशन की फॉर्म में बात करें, या किसी भी फॉर्म में, इस तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएं, ताकि बच्चे उससे क्या कर पाएँ? उस चीज़ से क्या कर पाएँ बच्चे, कि ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। और स्टूडेंट्स का भी ये कर्तव्य बनता है, अगर अपनी बात करें, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचर्स को सपोर्ट करें, ताकि उनको फाइनेंशियल फॉर्म में भी सपोर्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट किया जाए फाइनेंशियल वे में। अगर वो ऑनलाइन करवा रहे हैं आपको, तो उनको थोड़ा आप लोगों को क्या करना चाहिए? सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल जो उनकी इनकम वगैरह वो अब बिल्कुल जीरो हो चुकी है। समय ऑनलाइन में इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि व्यूज़ वगैरह ज़्यादा चाहिए उसके लिए। अगर अपने यूट्यूब वगैरह की बात करें, तो उसमें व्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा चाहिए। तो स्टूडेंट्स को उस वे में क्या करना चाहिए? टीचर्स को क्या देना चाहिए? साथ देना चाहिए। जैसे किस तरीके से? जैसे मान लीजिए वीडियोज़ को शेयर करना, सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करवाना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की भी एक ड्यूटी बनती है, क्योंकि कल अगर अपने बात करें कि मान लीजिए अगर अपने टीचर की बात करें, टीचर की बाई चांस मान लीजिए उसकी अर्निंग बिल्कुल जीरो हो जाए, कुछ भी ना रहे, तो फिर वो क्लासेस लगाएगा कैसे? ऑनलाइन क्लासेस लगाने लायक ही नहीं रहा,
फिर आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कैसे करवाए? वो तो चाहता है कि आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाए, फिर टीचर तो यही चाहता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या करूँ, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ, लेकिन उसकी जीविका चलनी भी तो जरूरी है ना, उसकी बेसिक जो इनकम है वो भी तो जरूरी है ना, उसका घर चलना भी तो जरूरी है ना। तो इसलिए स्टूडेंट्स, टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि वो स्टूडेंट्स को अच्छे वे में प्रोवाइड करे, हर चीज़ नए नए पैटर्न, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करे, मतलब अपने पढ़ाने का स्टाइल चेंज करके, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाए ऑनलाइन में, वो इस तरीके से करें। और स्टूडेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने टीचर्स का सपोर्ट करें, किस तरीके से, समझ रहे हो ना, किस तरीके से, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, उस तरीके से। ये मैं वैसे नहीं बोला कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है, करो चाहे ना करो, ठीक है, लेकिन ये आप लोगों की एक ड्यूटी बनती है, किसी भी अगर अपने फैकल्टी की बात करें तो, क्योंकि इससे उनको मोटिवेशन मिलता है, तभी वो आपको पढ़ा पाएंगे, जब उनकी अर्निंग होगी तभी वो पढ़ा पाएंगे, विदाउट अर्निंग नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि घर चलाना भी जरूरी होता है। हो सकता है वो कोई और जॉब स्टार्ट कर दे, टीचिंग छोड़कर कोई दूसरी जॉब, प्राइवेट जॉब, कंपनी वगैरह ज्वाइन कर ले, कुछ भी कर सकता है। फिर आप लोग क्या करोगे? जब वो फैकल्टी चली गई जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, वो फैकल्टी चली गई, उसके बाद में आप लोग क्या करोगे? समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो ये आप लोगों की क्या बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिना बोले आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या करना? उस टीचर को सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी चीज़ों को, वीडियोज़ को शेयर करना, ठीक है, समझ में आई चीज़, और सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाना, ये आप लोगों की स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ताकि वो टीचर क्या करता रहे, सर्वाइव करता रहे और आपके बीच में बना रहे, ताकि उसकी अर्निंग होती रहे, उसका घर चलता रहे, नहीं तो उसे मजबूरी में दूसरी जॉब ना देखनी पड़े, कोई कंपनी वगैरह ज्वाइन ना करनी पड़े। तो वो क्या है, आप लोगों का भी लॉस है एक टाइप से, क्योंकि अगर आप वो फैकल्टी आपको बहुत अच्छा करवा रही है। समझ में आ रही है चीज़, किस तरीके से बात कर रहा हूँ मैं? मेरे लिए बात नहीं कर रहा, मैं हर फैकल्टी के लिए बात कर रहा हूँ जो आपको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन जो आ रहे हैं, बिना अपना पर्सनल गेन देखे हुए, बिना खुद का पर्सनल जो आपका सेल्फिशनेस को ध्यान में रखना, खुद का स्वार्थ ना देखते हुए आपको जो पढ़ाने आ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, उन टीचर्स के लिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। क्लियर आप लोगों के समझ में आया? तो ये बहुत अच्छे वाला आपका इंटरेस्टिंग एडिटोरियल था, स्कूल की रीओपनिंग पे था, तो इसने क्लियर कर दिया यहाँ पे। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो रीओपनिंग के चांसेस लग नहीं रहे, समझ में आ रही चीज़। तो ऑनलाइन को क्या करें, उसी में थोड़ा क्या करें, जो टीचर्स वगैरह है, जो इंस्टीट्यूशन वगैरह, उसमें थोड़ा प्लेटफॉर्म को क्या करें, थोड़ा इस तरीके से डेवलप करें, क्रिएटिव फॉर्म में डेवलप करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। क्लियर आप लोगों के? तो इसको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक पर्वत की विशाल परछाई समूचे वन पर छा सकती है, उसे अंधकार में विलीन भी कर सकती है, किंतु जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता है, पर्वत की वही परछाई क्षीण होती जाती है, और जब सूर्य का प्रकाश अपने चरम पर होता है तो पर्वत की वो परछाई अपना अस्तित्व पूर्णतः खो देती है। जीवन में भी हमारे वर्चस्व और समय के काल चक्र में पर्वत और सूर्य जैसा ही संबंध होता है। जैसे जैसे समय बदलता है, हमारी परछाई अर्थात हमारे आसपास के लोगों पर हमारा वर्चस्व कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। इसलिए भले ही आप पर्वत के समान अटल और शक्तिशाली क्यों ना हो, अपना स्वभाव सदैव मृदुल रखें, क्योंकि समय कभी भी परिस्थितियां बदल सकता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी,